हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज हमारा वीडियो नंबर 4 है, जिसमें हम लोग आज सबसे ज़्यादा टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्टार्टिंग 2 वीडियो में आपने नस्ट इक्वेशन पे काम किया, ई सेल निकालना, ई नॉट सेल निकालना, एन पे कैसे काम करते हो, एबीसीडी पे कैसे काम करते हो। तो हमारा मेन फोकस था नस्ट इक्वेशन, और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा केसी गिब्स एनर्जी पे चले गए। फिर थर्ड वीडियो में हम लोग आए सेकंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने छोटा डिफिनेशन पे बात किया कि सॉलिड से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। फिर फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, चाहे तो वो सोल्वेशन ऑफ आयन हो, चाहे इंटरएनिक अट्रैक्शन हो, चाहे विस्कोसिटी हो, चाहे मेरा टेम्परेचर हो, जिसको आपने बोला था सोल्यूट सोल्यूट इंटरैक्शन, सोल्यूट सोल्वेंट इंटरैक्शन, सोल्वेंट सोल्वेंट इंटरैक्शन एंड टेम्परेचर। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे ओम्स लॉ, फिर रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, और आज से हमारा टॉपिक उठेगा मोलर कंडक्टिविटी। तो आज का पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मोलर कंडक्टिविटी हो, चाहे कोलरास लॉ हो, चाहे फेराडे लॉ हो, चाहे 1 फैराड का वैल्यू हो, चाहे कोलरास लॉ से किस टाइप से हम लोग टॉपिक को हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो आप जानते हैं, कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय कप्पा। कंडक्टिविटी को डिनोट हम लोग किए थे कप्पा से, और कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाई रो। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाई रो, और जहाँ रो आपका रेसिस्टिविटी था, और इसका यूनिट हम लोग निकाल रहे थे 1 बाई ओम मीटर, तो पर ओम पर मीटर या तो पर ओम पर सेंटीमीटर। तो ये तो था मेरा कंडक्टिविटी कप्पा, जो कि केमिस्ट्री में कप्पा से डिनोट और फिजिक्स में सिग्मा से डिनोट होता है। बट आज हम लोग कंडक्टिविटी पे नहीं, आज हमारा मेन फोकस रहेगा मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लेमडा एम। पहले माइंड कर लीजिए, मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लेमडा एम। अब मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है? तो हम बोल रहे हैं कि आज का वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा होने वाला है, कारण हम 20-25 मिनट तक, 30 मिनट तक जा सकते हैं, लेकिन पूरा पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बीच से ये तोड़ के रख देगा अगर आप इसको 1 से 2 बार हैंडल करते हैं तो। चलिए, मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है? Molar conductivity of a solution is defined as the molar conductivity of a solution is defined as the it is the conductance of solution। ऐसे हम लोग इसको मोलर कंडक्टिविटी, कुछ मोलर कंडक्टेंस भी कहता है, किसी किसी बुक में या किसी किसी लेक्चर में आपको मोलर कंडक्टेंस भी मिलेगा। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, माने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के द्वारा जो कंडक्टेंस एग्जिबिट होती है, सो होती है, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस या तो मोलर कंडक्टिविटी। सीधा बात यही है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के द्वारा जो कंडक्टिविटी एग्जिबिट होती है, जो कंडक्टिविटी गिवन होती है, जो कंडक्टिविटी मिलती है, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। तो एक बार पूरा डेफिनेशन मेरे मुंह से सुन लीजिए। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स or 1 mole of electrolyte such that entire solution, whole solution placed between 2 electrodes 1 सेंटीमीटर apart। यानी कि 2 इलेक्ट्रोड होनी चाहिए और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी फिक्स 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इलेक्ट्रोलाइट हमको 1 मोल रखना होगा या तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स रखना होगा। अब इस सॉल्यूशन के द्वारा जो कंडक्टेंस एग्जिबिट होगा, गिवन होगा, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। तो एक बार इसका डेफिनेशन को हम लोग ऊपर देख लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लेमडा एम। मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लेमडा एम। मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लेमडा एम। द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स। द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स। आप 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स लिखिए, लेकिन बोलिएगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मुंह पे दोनों में नहीं, एक रखना है आपको। द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सच दैट entire solution, whole solution placed between 2 electrodes 1 सेंटीमीटर अपार्ट। अब थोड़ा पिक्चर में इसको हम देखते हैं। एक बीकर लिया, इस बीकर में मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला या तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मैंने डाला, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, H2SO4, AgNO3। अब 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। अब जो कंडक्टेंस शो होगा इसके द्वारा, इट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लेमडा एम, और जहां लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय मोलारिटी, जहां कप्पा आपका कंडक्टिविटी है,
1000 तो हमारा 1000 है, और m इज मोलारिटी, m इज मोलारिटी, तो मोलारिटी की जगह पे आप चाहे तो कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो। तो इसका फॉर्मूला आपके ऊपर में दिखी होगी, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी, कप्पा इंटू 1000 बाई कंसंट्रेशन। और इसका यूनिट, हम तो कहते हैं इसका यूनिट को मुंह पे आप डाल लीजिए, क्योंकि बहुत बार इसका यूनिट यूज करना पड़ेगा। पूरे कोलरास लॉ में न्यूमेरिकल डाटा में इसका यूनिट का जरूरत पड़ता है, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब इसका यूनिट हम लोग निकालते कैसे हैं, चलिए। कप्पा का यूनिट आपको पता है पर ओम पर सेंटीमीटर, तो मैंने लिखा पर ओम पर सेंटीमीटर। 1000 एक न्यूमेरिकल डाटा मैंने छोड़ दिया, और नीचे जो मोलारिटी है, मोलारिटी की जगह पे मैंने लिखा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और लीटर की जगह पे आने वाला है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर आ गया 1000 को छोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यानी कि मोल पर लीटर की जगह पे लाया मोल बाई सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को ऊपर भेजा। अब देख लीजिए क्या हो गया, पर ओम पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब नीचे से ऊपर गया सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे वाला पर मोल गई। अब सेंटीमीटर स्क्वायर इधर -1 बचा सेंटीमीटर 2, यानी कि पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये तो आपने अभी सिंपली देखा मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है। एक बार फिर से मेरी आवाज में, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द, it is the conductance of solution containing 1 mole of electrolyte, 1 gram molecules of electrolyte, such that the whole solution placed between 2 electrodes 1 centimeter apart, denoted by lambda m, और कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी, कप्पा इंटू 1000 बाई कंसंट्रेशन, और इसका यूनिट आपके मुंह में होना चाहिए, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब इसी से रिलेटेड एक वर्ड और है, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी में हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस देखे थे, एक बार फिर से सुन लो कान खोल के। मोलर कंडक्टिविटी में आप लोग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा कंडक्टेंस देखा, बट यहां पर हमको 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा कंडक्टेंस देखना है। वहां पर आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा कंडक्टेंस देखा, यहां पर आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन के द्वारा जो कंडक्टेंस एग्जिबिट होगी, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो अगर इसका स्टेटमेंट आपको चाहिए तो आप सेम स्टेटमेंट को उठा लीजिए, बशर्ते जहां पर 1 मोल बोले थे वहां पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट कर देना। बात मेरी सुनी रहे होगे आप, डिफिनेशन पूरा वही लिख देना ऊपर वाला, बट जहां पर 1 मोल बोला था, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स बोला था, वहां पे बोलना होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और जो मोलारिटी जहां पे लिखे थे आपने नीचे में, वहां पे करना है आपको नॉर्मलिटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लैम्डा इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के द्वारा, वहां था 1 मोल के द्वारा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स के द्वारा, और लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मलिटी, ऊपर था मोलारिटी। तो दोनों लगभग एक चीज, एक बार फिर से, वो था 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स के सॉल्यूशन के द्वारा कंडक्टेंस एग्जिबिट होना, और यहाँ 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स के सॉल्यूशन के द्वारा कंडक्टिविटी एग्जिबिट होना। यूनिट हो रहा पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ऊपर था, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ 1 मोल, यहाँ 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग 2 चीज छोटे छोटे देखते हैं, आखिर कंडक्टिविटी का वेरिएशन, कंडक्टिविटी का वेरिएशन कंसंट्रेशन के साथ, और मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन कंसंट्रेशन के साथ। तो हम लोग 2 चीज को देखते हैं। पहला चीज हमारी आ रही है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी कप्पा, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी कप्पा विथ कंसंट्रेशन, कि अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तो कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। पहले आप मेरे मुंह से सुन लीजिए, कंडक्टिविटी होता क्या है। ऐसे तो कंडक्टिविटी बोलने के लिए आप बोल देते हैं कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय कप्पा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, बट यहां से आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कंडक्टिविटी होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के द्वारा, कंडक्टिविटी मीन्स कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी मीन्स माने कप्पा मीन्स कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब पानी ऐड करना, अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ आयंस जो पर सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट का है वो डिक्रीज करेगा। अगर नंबर ऑफ आयन ही डिक्रीज करेगी तो कैरियर डिक्रीज करेगी, और कैरियर अगर डिक्रीज कर गई तो फिर कंडक्टेंस घट जाएगी। इसका मतलब है डाइल्यूशन बढ़ाने पर नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज करेगा, और जो कंडक्टिविटी को गिरा देगा। यानी कि डाइल्यूशन बढ़ाने पे कंडक्टिविटी गिरा, डाइल्यूशन बढ़ाने पे कंडक्टिविटी गिरा, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो
विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाता हूं, पानी में ऐड करता हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा पानी उसमें जोड़ रहा हूं, तो द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस। अगर आप डाइल्यूशन बढ़ा दोगे, ज्यादा से ज्यादा पानी ऐड करोगे, तो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज कर जाएगी, कैरियर की संख्या घट जाएगी, और कैरियर की संख्या अगर घटेगी तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, तो कंडक्टिविटी घटेगा। मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी घट गई, डाइल्यूशन जितना ज्यादा होगा कंडक्टिविटी उतनी घटेगी, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो एक चीज हमने देखा, कंडक्टिविटी का वेरिएशन कंसंट्रेशन के साथ। अरे भाई कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे, ज्यादा हार्ड बना दोगे, ज्यादा गाढ़ा बना दोगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दोगे, नंबर ऑफ आयन ज्यादा हो जाएगी, नंबर ऑफ आयन ज्यादा हो जाएगी, कैरियर ज्यादा हो जाएगी, कैरियर ज्यादा हो जाएगी, कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। सीधा 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 सोच लो आप। और यहां पर मैं थोड़ा स्टाइल में बोल रहा था कि अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ आयन्स इन पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज करेगा, अगर वो डिक्रीज करेगा तो कैरियर घटेगी, कंडक्टिविटी घट जाएगी। तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी घटा, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी। सेकंड चीज हम लोग देखने वाले हैं, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ टेम्परेचर। अभी आपने देखा था वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ टेम्परेचर, अब दिखाऊंगा वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ टेम्परेचर। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m है, इसका वेरिएशन कंसंट्रेशन के साथ, तो इसको तो एक्सपेरिमेंटली देखी जाती है, यहाँ पर फील कम होता है, एक्सपेरिमेंट से ये बात होती है, और एक्सपेरिमेंट से कुछ रिजल्ट आता है कि मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमेशा ज्यादा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट से एक ही कंसंट्रेशन पर। इस पिक्चर से आप थोड़ा फील करना, देख एक ही, इस लाइन पे मैंने लिया कंसंट्रेशन रूट अंडर सी, और यहाँ पे लिया मोलर कंडक्टिविटी। एक ही कंसंट्रेशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा है वीक इलेक्ट्रोलाइट से एक ही कंसंट्रेशन पे। तो मैंने पहला रिजल्ट आपको दिया कि मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज लार्जर देन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज लार्जर देन दोज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट सेम कंसंट्रेशन। एक ही कंसंट्रेशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी कम होगा, पता स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा होगा। पहली बात। दूसरी बात है, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी गिर रही है, मोलर कंडक्टिविटी घटेगा। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। बट यहाँ पर एक बात देखना है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो बहुत स्ट्रांगली घटेगा, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा स्लोली घटेगा। तो मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रांगली डिक्रीजेस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड मोलर कंडक्टिविटी वीकली डिक्रीजेस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ऊपर में मैंने 4 बात आपसे बोली, बात को आराम से सुन लो। पहला कि एक ही कंसंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होगा, बात नंबर 1। बात नंबर 2, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। बात नंबर 3, डिक्रीज तो करेगा कंसंट्रेशन बढ़ाने पे मोलर कंडक्टिविटी, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांगली डिक्रीज करेगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट स्लोली डिक्रीज करेगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की जगह पे मैंने एसिडिक एसिड लिया है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जगह पे मैंने किसी लिया है। चलिए अब यहाँ से अगर हम बात निकालें तो आपको लेके चलना चाहेंगे हम 2 बातें पर। इसको आप पहचानते हो, इट इज मोलर कंडक्टिविटी, बहुत बढ़िया से पहचानते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तुरंत अभी पीछे बात कर रहे थे, इट इज अ कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, छोड़ दीजिए, यह है मोलर कंडक्टिविटी। और अगर हम इसी के ऊपर नॉट लगा दें तो ये हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब यहाँ एक घटना से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए एक गिलास शरबत, पानी का शरबत है, अब उसको मैं किसी बड़ा सा हौज में डाल दूं, कोई बड़ा सा पानी का टंकी में डाल दूं, अब पानी का टंकी खाली है, उसे मैंने उस 1 गिलास शरबत को डाल दिया, तो अभी तो मीठापन लगभग उतना ही होगा, बट अगर उसमें बाल्टी बाल्टी पानी ऐड करते जाऊंगा तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, घट रही है। 1 गिलास शरबत था, उसमें मैंने फिर पानी डालने चालू कर दिया, पहले थोड़ा पानी और बहुत ज़्यादा पानी मैंने ऐड किया, तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन गिर रही है, डाइल्यूशन बढ़ रही है, कंसंट्रेशन गिर रही है, डाइल्यूशन बढ़ रही है, क्योंकि आप बाल्टी बाल्टी पानी ऐड कर रहे हो, कंसंट्रेशन गिर रही होगी, डाइल्यूशन बढ़ रही होगी। तो एक ऐसा भी स्टेज पहुंच जाएगा जहां पर कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन 0 हो गया मतलब डाइल्यूशन मैक्सिमम हो गया या डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो गया, तो समझना कि उस समय मोलर कंडक्टिविटी ही कहलाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि दोनों एक चीज है, बोथ इज मोलर कंडक्टिविटी, बट यहां पर कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ जरूर होगा।
अगर आप प्लेन मोलर कंडक्टिविटी निकालते हो, मोलर कंडक्टिविटी, तो कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि आपको पहले से ही पता है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाय कंसंट्रेशन। तो अगर हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं तो कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ जरूर होगा। लेकिन अगर कंसंट्रेशन जीरो हो गई, डाइल्यूशन मैक्सिमम हो गई, इनफाइनाइट हो गई, तो उस समय मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब एक इक्वेशन है जिसमें हम लोग दोनों के बीच में रिलेशन लाते हैं। मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बीच में एक रिलेशन आता है डिबाई हकल ऑनसागर इक्वेशन के नाम से, जो आपका है लेमडा m इज इक्वल टू लेमडा m नॉट माइनस बी रूट अंडर सी। मैंने इस इक्वेशन एनसीईआरटी में आपकी इक्वेशन लिखी हुई है, और इस इक्वेशन के थ्रू हमें मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन मिलता है। मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन मिलता है। दिस इक्वेशन नेम्ड एज डिबाई हकल ऑनसागर इक्वेशन, जहां दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सी इज योर कंसंट्रेशन, और बी क्या है भाई? बी एक कांस्टेंट है। बी इज ए कांस्टेंट व्हिच डिपेंड अपॉन विस्कोसिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। बी एक कांस्टेंट है, बी एक कांस्टेंट है जो कि सॉल्वेंट के विस्कोसिटी पर या सॉल्वेंट के डाइलेक्ट्रिक पर डिपेंड करता है। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिबाई हकल ऑनसागर इक्वेशन। और थोड़ा सा हम आगे आते हैं, तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक आने वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कोलरास लॉ। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको 3 लॉ फेस करना है, ओम्स लॉ, कोलरास लॉ, फैराडे लॉ। तो ओम्स लॉ तो आपने पिछले ही वीडियो में देखा था, सिंपल लॉ है, 10th से आप देख के आ रहे हैं, फिजिक्स में भी आपने देखा है, बट यहाँ पर हमको देखना है कोलरास लॉ। अब इसको थोड़ा समझिए, कोलरास लॉ क्या बोलता है। कोलरास लॉ जो भी बोलता है वो बोलता है जीरो कंसंट्रेशन पर। कोलरास लॉ जो भी बोला है इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो बोला जीरो कंसंट्रेशन पर। कोलरास लॉ जो भी बोला वो बोला है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। कोलरास लॉ जो भी बोला वो बोला मैक्सिमम डाइल्यूशन पर। अरे मैं जीरो कंसंट्रेशन बोलूं या मैक्सिमम डाइल्यूशन बोलूं या इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलूं, बात एक ही है। अब एक बार हिंदी में स्टेटमेंट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ी जाए तो हमें क्या प्राप्त होती है? 2 आयन। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को तुम तोड़ लो, HCl को तोड़ लो, H प्लस Cl माइनस, KCl को तोड़ लो, K प्लस Cl माइनस, आप MgSO4 को तोड़ लो, Mg2 प्लस SO4 पे डबल माइनस, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने पर हमें 2 आयन मिलता है, 2 आयन मिलता है। तो कोलरास का कहना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को पूरी तरीके से तोड़ी जाए तो हमें 2 आयन प्राप्त होती है। इन दोनों आयनों का उस इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी में एक निश्चित भागीदारी होता है। एक बार और मैं समझा रहा हूं, मेरे हाथ में एक इलेक्ट्रोलाइट, समझिएगा तुरंत, मेरे हाथ में एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसको हम डिकम्पोज करेंगे जीरो कंसंट्रेशन पे, मैक्सिमम डाइल्यूशन पे, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 2 आयन। तो इन दोनों आयनों का अगर मोलर कंडक्टिविटी मुझे पता चल जाए तो इस इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकाला जा सकता है, क्योंकि इस आयन का मोलर कंडक्टिविटी और इस आयन का मोलर कंडक्टिविटी को अगर मैं ऐड कर दूं तो इस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी। ये तो बोलता है कोलरास लॉ। एक बार फिर से, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को कंप्लीटली डिकम्पोज किया जाए तो हमें 2 आयन प्राप्त होती है। इन दोनों आयनों का इसी इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी में एक निश्चित भागीदारी होता है कि अगर वो दोनों आयन का मोलर कंडक्टिविटी को मैं जोड़ दूं तो उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाली जा सकती है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन when the dissociation of electrolyte completed, then each ions, then प्रत्येक आयंस मतलब दोनों आयन, both ions makes the definite contribution towards the molar conductivity of electrolyte. Infinite dilution पर when a electrolyte is completely dissociated, then both ions makes the definite contribution towards the molar conductivity of the electrolyte. मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ऊपर में नॉट लगा है तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फिर से अगर ये है तो ये है मोलर कंडक्टिविटी, और मैं ऐसा कर दूंगा तो हो जाती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कोलरास लॉ इसी स्टेज पे बात किया है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl के लिए लेमडा H प्लस लेमडा Cl माइनस, अगर इन दोनों आयनों का मोलर कंडक्टिविटी मिल जाए तो इस इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकाला जा सकता है। उसी टाइप से मैंने सबको तोड़ा, आप एक एक करके देख लो। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl, लेमडा नॉट Na प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी BaCl2 का, तो लेमडा नॉट Ba के ऊपर 2 प्लस 2
लेमडा नॉट Cl माइनस, न्यूमेरिकल वैल्यू को लेमडा के आगे करना है। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको 2, 3, 4 दिखेगा उसको लेमडा के आगे करोगे। Na2SO4 का तो 2Na प्लस SO4 पे डबल माइनस। अगर हमको सोडियम प्लस का मोलर कंडक्टिविटी और सल्फेट आयन का मोलर कंडक्टिविटी मिल जाए तो मैं इन दोनों को ऐड करके इसका मोलर कंडक्टिविटी बता दूंगा। आगे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हमें किसी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी चाहिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो हमको उस दोनों आयन का मोलर कंडक्टिविटी दे दो, मैं दोनों को ऐड करूंगा, इस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाल दूंगा। यही करना था कोलरास लॉ का। अब कोलरास लॉ तो हमने देखा, कोलरास लॉ के एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है। तो कोलरास लॉ के 3 एप्लीकेशन है। पहला, इसकी मदद से किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी मोलर कंडक्टिविटी निकाला जा सकता है। कोलरास लॉ हेल्प अस, ये हमारा मदद करता है टू फाइंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब एक कहानी सुन लो। जैसे कि हम लोग जानते हैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, तो उसका मोलर कंडक्टिविटी निकाल पाना पॉसिबल है, आसान है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में स्ट्रांगली टूटता है, पूरी तरीके से टूटता है, तो उसका मोलर कंडक्टिविटी निकालना पॉसिबल है। जबकि वी नो दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, वीक इलेक्ट्रोलाइट नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, तो देयर मोलर कंडक्टिविटी कैन नॉट फाइंड इजिली। बट कोलरास का कहना है कि मेरी मदद से मैं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकता हूं। टू फाइंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, पहला एप्लीकेशन। दूसरा, टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक इलेक्ट्रोलाइट किस एक्सटेंट में टूटा, किस हद तक टूटा, ये निकाल सकता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तीसरा, टू फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, हमको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बता देता है। तो कोलरास लॉ के 3 एप्लीकेशन आपके पास आ गए। पहला, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकता है, किसी इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर सकता है, किसी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड कर सकता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हमको इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है। फाइंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NH4OH, जबकि ये तभी निकाला जा सकता है जब इससे रिलेटेड कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी अगर हमको दे दे तो देखिए NH4OH का पूछा है, मांगा है, जो कि वीक है इस, और क्वेश्चन में गिवन क्या है, NH4Cl, NaOH और NaCl का गिवन किया हुआ है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी आप तभी निकाल सकते हो जब कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी मिलेगा। तब करना क्या है आपको, इन गिवन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के वैल्यू से आप कुछ करो, आप कुछ ऐसा करो जिससे NH4OH बन जाए। मतलब ये तीनों को ही किसी को आपस में जोड़ो, किसी को घटाओ, कुछ भी करो और NH4OH बना दो। अगर ऐसा हो गया तो क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगी। तो गौर करके देखो, आंख बड़ा करके देखो, ये NH4Cl है, ये NaOH है और ये NaCl है, और सबका मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है यूनिट के साथ। अगर मैं फर्स्ट को और सेकंड को ऐड करके NaCl को निकाल दूं तो NaCl से NaCl मेरा कट जाएगा, बच जाएगा NH4OH। मैंने पहले ही दिमाग में क्वेश्चन आपको बना लेना है कि सर इन दोनों को ऐड करके अगर मैं इससे घटा दूं तो NH4OH आ जाएगी। हाँ, NH4OH आ गई। अब लास्टली इसका वैल्यू के साथ भी आप वही करोगे, फर्स्ट सेकंड को जोड़ के थर्ड से घटा लेंगे तो 100, 50, 150 में 40 गया 110, रिजल्ट आपका आ जाएगा 110। अब यही चीज़ को कोलरास के मुताबिक आपको करना है। इसको पहले तोड़ के दिखा दीजिए, जैसा कोलरास में हम तोड़ते हैं, तीनों को तोड़ के दिखा दो। तो तीनों को तोड़ के दिखाओगे तो कितना टुकड़ा मिलेगा, 6 टुकड़ा। अरे भाई, एक तोड़ने पे 2 टुकड़ा, 2 तोड़ने पे 2 टुकड़ा और 4 टुकड़ा, 3 तोड़ने पे 6 टुकड़ा होगा। तो 6 टुकड़ा में 2 ऐड वाला है, 1 माइनस वाला है। तो यानी कि NH4 प्लस Cl माइनस, Na प्लस OH माइनस और माइनस Na प्लस माइनस Cl माइनस। तो ये माइनस Cl माइनस से इधर का Cl माइनस कटेगा और इस Na प्लस से इस Na प्लस को भी कटेगा, तो बचेगा क्या, NH4OH, जो कि हमारा रिजल्ट आएगा। अब इसी तरीके से आप 6 टुकड़ा को रखना, 2 प्लस में, फिर 2 प्लस में, 2 माइनस में, तो 2 माइनस से 2 प्लस कट जाएगा और लास्ट में जो 2 टुकड़ा बचेगा जब दोनों को ऐड करोगे तो NH4OH आ जाएगी। लास्ट में बोल देना पुटिंग वैल्यू, पुटिंग वैल्यू, वैल्यू को पुट करेंगे रिजल्ट हमारी आ जाएगी। अब इसमें है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप निकाल सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, जो कि हम लोग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं, ये है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, जिसका वैल्यू था तुम्हारा कप्पा इंटू 1000 बाई मोलरिटी। तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन बाई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डोंट वरी, क्वेश्चन में ये सब चीज़ आपको मिलेगा। मोलर कंडक्टिविटी अगर नहीं मिलता है तो आपको निकालना होगा कप्पा इंटू 1000 बाई मोलरिटी से। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो अल्फा, और फिर आप निकाल सकते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, जहाँ C तुम्हारा कंसंट्रेशन है, जहाँ C मेरा कंसंट्रेशन है।
तो जरा कोलरास लॉ के तीनों एप्लीकेशन को हम लोग गौर से देखें। थोड़ा मैं पेन चेंज करूं। कोलरास लॉ का तीनों एप्लीकेशन हम लोग देख लिए। इसकी मदद से वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकाला जा सकता है, इसकी मदद से अल्फा निकाल सकते हैं, इसकी मदद से डिसोसिएशन कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं। चलिए अब लास्टली हम लोग 5 मिनट में देखते हैं फैराडे लॉ। अब लास्टली हम लोग देखते हैं फैराडे लॉ। देखिए फैराडे के 2 लॉ, पहला लॉ है फिजिक्स में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और केमिस्ट्री में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दोनों लॉ की खासियत है दोनों में 2-2 लॉ है, EMI में भी 2 लॉ, इलेक्ट्रोलाइसिस में भी 2 लॉ। तो फैराडे का पहला लॉ हमारा यही है और सेकंड लॉ यहाँ है। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोला, जैसे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग क्या देखते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सेटअप के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बना रहा हूँ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव से जोड़ा एनोड, कैथोड से नेगेटिव से जोड़ा कैथोड। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिबरेट होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिपोजिट होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिबरेट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिपोजिट होगा। तो किसी भी इलेक्ट्रोड से मास का लिबरेट होना या किसी भी इलेक्ट्रोड पे मास का डिपोजिट होना, ये डिपेंड करता है कि आप किस रेशियो में करंट पास किए हैं। अगर करंट पास करोगे ज़्यादा तो मास का लिबरेशन भी होगा ज़्यादा, मास का डिपोजिशन भी होगा ज़्यादा। करंट पास करोगे कम तो मास का लिबरेशन भी कम, डिपोजिशन भी कम। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम। एक बार फिर से, द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, किसी भी इलेक्ट्रोड से मास का लिबरेट होना या किसी भी इलेक्ट्रोड पे मास का डिपोजिट होना, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी कैसा फ्लो किए हो। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किए हो कम तो मास का लिबरेशन भी कम, मास का डिपोजिशन भी कम। द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम, यानी कि M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q। M क्या, मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड या तो डिपोजिटेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट लगा दिए Z और नीचे Q के जगह पे कर दिया IT और मुंह में डाल दिया तुम्हारा M इक्वल टू ZIT, M इक्वल टू ZIT, M इक्वल टू ZIT। जहां M है मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड, I है करंट, T है मेरा टाइम और Z है कांस्टेंट और इस कांस्टेंट का नाम है ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कभी कभी बोलता है डिफाइन Z, तो आप यहाँ चोरी करके डेफिनेशन दे सकते हो। ये बोलना कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपोजिटेड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट फॉर 1 सेकंड। अगर मैं 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड में पास कर दूं तो M हमारा Z के बराबर होगा। टाइम बताओ कितना बचा हुआ है। अगर मैं 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो कर दूं तो हमारा मास Z के बराबर हो जाएगा। सेकंड लॉ में देख लेता हूं जल्दी क्योंकि अब हमारा टाइम कम होने वाला है। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में जोड़ा जाए, सीरीज में जोड़ता है इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव से, अगर 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में जोड़कर उस पर सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी जाए तो जो मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेट होगा वो उसके इक्विवेलेंट मास के रेशियो में होगा या उसके Z के रेशियो में होगी। अब यही बात को आपको समझना होगा कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में जोड़कर उस पर सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया जाए तो जो मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेट होगा या डिपोजिट होगा वो उसके इक्विवेलेंट मास के रेशियो में होगा या Z के रेशियो में होगा। When 2 or more electrolytic cell connected in series and same amount of current pass through them, then the mass of substance liberated are in the ratio of their equivalent mass or their ECE मतलब Z। तो 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैंने लिया, एक में सिल्वर नाइट्रेट, एक में हमारा कॉपर सल्फेट। इसका नेगेटिव को इसका पॉजिटिव से जोड़ा, इसका पॉजिटिव को इसका नेगेटिव से जोड़ा और सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास किया। तो मास ऑफ सिल्वर बाय मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, यानी कि अगर मास ऑफ सिल्वर ऊपर है तो इक्विवेलेंट मास ऊपर होगा, Z भी ऊपर ही होगा। मतलब सिल्वर 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 सब ऊपर में रखना है और कॉपर 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 सब उसमें रखना है। तीनों एक दूसरे के रेशियो में होता है। द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड आर इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास और आर इन द रेशियो ऑफ देयर Z। लास्ट बार एक बार स्टेटमेंट में फिर से बोलता हूं, when 2 or more electrolytic cell connected in series and same amount of electricity pass through them, then the mass of substance liberated at electrode are in the ratio of their equivalent mass या are in the ratio of their Z।
तो अब फैराडे के लॉ और कोलराज के लॉ पे आपको मस्त न्यूमेरिकल मिलने वाला है। आप जाके दोनों न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे बनाना होगा, और या तो कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल में दिखाऊंगा। एक लास्ट में एक लाइन आप सुन लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय 1 फैराड। एक फैराड का मतलब क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कॉल्ड 1 फैराड। कम से कम अब लास्ट का 5 सेकंड में ही बात बोल दो, 1 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कॉल्ड